हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक संबंधित है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से, जो MCOM प्रीवियस ABST के एग्ज़ाम में एक कंपल्सरी पेपर है। इसके साथ साथ ये पेपर ऐसा पेपर है जो CA एग्ज़ाम में भी चलता है और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको ये पढ़ने को मिलता है। हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इस टॉपिक का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वह एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पर है, गुण साहचर्य या गुण संबंध। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हमारे जो चर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संख्यात्मक चर, एक होते हैं गुणात्मक चर। अर्थात संख्यात्मक जो चर थे उनमें आपने समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, अपकीर्ण, विषमता, सहसंबंध, प्रतीपगमन, इनका आपने अध्ययन किया था और इन टेक्निक्स के आधार पर हम संख्यात्मक चरों का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरे होते हैं हमारे गुणात्मक चर, जैसे साक्षरता, रोजगार, अंधापन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। इसमें हमें गुण की उपस्थिति और गुण की अनुपस्थिति के आधार पर साहचर्य ज्ञात करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वह है संख्यात्मक चरों पर आधारित न होकर गुणात्मक चरों पर आधारित है, अर्थात गुण संबंध या गुण साहचर्य। तो ये क्या है, इनके बारे में हम आज विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं। MCOM ABST की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में प्रति वर्ष 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। तो MCOM के विद्यार्थियों को तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना ही करना है। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और अपने कंपटीशन एग्जाम की बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं गुणात्मक वर्गीकरण एवं संकेतन, अर्थात क्लासिफिकेशन एंड नोटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ बात आती है गुणात्मक वर्गीकरण में प्रकार की, तो हम यहाँ दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे। द्वंद्व भाजन अर्थात द्विगुणीय वर्गीकरण, ऐसा गुण संबंध जहाँ केवल हम दो गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारा एक गुण हमने ले लिया रोजगार का और दूसरा गुण हमने ले लिया साक्षरता का, तो यहाँ दो गुण हैं, एक रोजगार और एक साक्षरता। तो ये द्विगुणीय वर्गीकरण कहलाएगा। एक होता है बहुगुणीय वर्गीकरण, दो से अधिक गुण अगर हम लेते हैं तो वह बहुगुणी हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में या तो दो गुण का वर्गीकरण पढ़ना है आपको या तीन गुणों का पढ़ना है, ठीक है। तो बहुगुणी वर्गीकरण में हम कम से कम तीन गुण लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि द्विगुणी में हमने लिया एक गुण साक्षरता लिया, एक रोजगार का लिया। और बहुगुणी अगर आपको बनाना हो तो जैसे हमने ले लिया कि पुरुष और स्त्री ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने सेक्स ले लिया तो ये हमारा तीसरा गुण हो गया, तो तीन गुण इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको या दो गुणों का अध्ययन करना है या तीन गुणों का अध्ययन करना है। तो यहाँ दो प्रकार आपको समझने हैं। यहाँ को एक टर्म मिलती है समग्र, यूनिवर्स। तो इकाइयों की कुल संख्या को हम समग्र कहते हैं, अर्थात जो हमने एरिया चुना है जहाँ का हम अध्ययन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक जयपुर शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो जयपुर शहर में रहने वाले लोगों पर आपने जो सर्वे किया है वो एक हमारा समग्र है, यूनिवर्स है, और हम इसको कैपिटल N के नाम से संकेत के रूप में रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो गुण हमने पढ़े हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक गुण होते हैं या फिर ऋणात्मक गुण होते हैं। तो धनात्मक गुण क्या है, ऋणात्मक गुण क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसे गुण जहाँ गुण की उपस्थिति है वो धनात्मक होता है और जहाँ गुण की अनुपस्थिति है उसको ऋणात्मक गुण कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमने साक्षरता को A माना है, कैपिटल A में लिखा है, तो निश्चित रूप से मानेंगे तो साक्षरता हमारा है। दूसरा गुण हमने लिया रोजगार, तो रोजगार को हम कैपिटल B में लिखा ऐसे, तो ये गुण है AB, ये हमारे धनात्मक गुण है। और अगर आपको इस रूप में लिख दें कि स्मॉल a और स्मॉल b, तो हम यह कहेंगे कि साक्षरता का ये अपोजिट है, अर्थात ये निरक्षरता है। और B हमने रोजगार को लिया था तो ये बेरोजगार हो गया, तो ये निरक्षर बेरोजगार बन जाएंगी। तो हमारे गुण धनात्मक भी हो सकते हैं, गुण हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक गुण है उनको हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं और ऋणात्मक गुणों को हम छोटे या ग्रीक अक्षरों में लिखते हैं। अब आता है गुण संयोग।
एक समग्र में दो या दो से अधिक गुणों का साथ साथ अध्ययन करने से दो या अधिक गुणों के संयोग प्राप्त होते हैं, जिन्हें गुण संयोग के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां दो या दो से अधिक गुण हो जाएं तो गुण संयोग बन जाएंगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, दो गुणों की बात करें तो दो गुणों में आपको गुण संयोग ए भी मिल सकता है, जैसे मैंने यहाँ बताया। आपको ए और स्मॉल बी मिल सकता है। आपको हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल ए और कैपिटल बी मिल सकता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी मिल सकता है। देखिए हमने चार कैटेगरी कर दी। तो यहाँ हमने ये पढ़ा था कि ए को, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आपको आइडिया हो जाए, ए को हमने माना है साक्षरता और बी को माना हमने रोजगार। तो देखिए ए को जब साक्षरता माना, स्मॉल ए जो है वो निरक्षर बन जाएगी, ये निरक्षर हो गया। और जो स्मॉल बी है हमारा, जो ग्रीक भाषा का बी है, ये बेरोजगार बन गया। तो जो लिखने के तरीके होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जिसे मैंने लिखा ए बी, ये मतलब है साक्षर रोजगार। ए स्मॉल बी तो साक्षर बेरोजगार हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी तो निरक्षर रोजगार हो गया, और दोनों स्मॉल है तो निरक्षर बेरोजगार हो गया। तो इनकी संख्या लिखते ही ये हमारे गुण संयोग बताते हैं। हमारे दो गुणों में ये चार गुण संयोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्ग आवर्ती, ऐसी टर्म भी आपको मिलेगी, क्लास फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों की संख्या को वर्ग आवर्ती कहते हैं। जैसे आपने लिखा ए बी, अब ए बी की आवर्तियां कितनी है, तो ए बी बराबर हम यहां लिखने की संख्या जितनी है। जैसे हमने लिखा ए स्मॉल बी, कोष्टक में लेना इनको, इनकी कितनी आवर्तियां हैं, 5, 7, 10, 15, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल ए कैपिटल बी, कोष्टक में लिखा, इनकी क्या आवर्तियां हैं आप इसे लिख दीजिए। स्मॉल ए स्मॉल बी की आवर्तियां क्या है, तो अगर ऐसे लिख देते हैं हम तो ये प्रत्येक वर्ग की आवर्तियां कहलाती है। तो हमें जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे साक्षर रोजगार कितने व्यक्ति हैं वो संख्या यहाँ जाएगी। हम हमारे साक्षर बेरोजगार कितने व्यक्ति हैं वो संख्या यहाँ आ जाएगी। हमारे निरक्षर रोजगार व्यक्ति कितने हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और निरक्षर बेरोजगार कितने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो संख्या लिख देते हैं तो वर्ग आवर्ती कहलाती है। वर्ग क्लासेस, बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी द्वारा प्रकट किए जाने वाले वर्ग गुण की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ गुण उपस्थित है, जैसा मैंने बताया था कि ये हमारे पॉजिटिव गुण हैं, इन्हें हम धनात्मक वर्ग कहते हैं। छोटे या ग्रीक अक्षर जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक साथ भी हो सकती हैं संयोग के रूप में, अगर हमने प्रकट किए हैं तो ये गुण की अनुपस्थिति को प्रकट करते हैं। इन्हें हम ऋणात्मक या विलोम वर्ग कहते हैं। तो ऐसे वर्ग जहां हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो हमारे पॉजिटिव क्लास कहलाएंगी, धनात्मक वर्ग कहलाएंगे, और जहां हमने नेगेटिव में लिखा है वो हमारे ऋणात्मक वर्ग कहलाएंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं वर्गों के क्रम या कोटियां, ऑर्डर ऑफ क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम वर्गों और वर्ग आवृत्तियों को गुणों की संख्या के आधार पर विभिन्न क्रमों के अनुसार लिखते हैं। जैसे प्रथम कोटि के वर्ग, द्वितीय कोटि के वर्ग, तृतीय कोटि के वर्ग या शून्य कोटि के वर्ग। ऐसे वर्गों को जिनमें एक ही गुण हो हम उनको प्रथम कोटि के वर्ग कहते हैं। जहां दो हैं तो हम उनको द्वितीय कोटि के वर्ग कहेंगे, तीन गुणों के संयोग हैं तो हम तृतीय कोटि के वर्ग कहेंगे, और जो हमारा समग्र है एन, हम उसको शून्य कोटि का वर्ग कहते हैं। तो ये क्या है ये समझिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के वर्ग कौन कौन से होंगे, सेकंड ऑर्डर के कौन से होंगे, थर्ड ऑर्डर के कौन से होंगे, जीरो ऑर्डर का कौन सा होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने लिखा, जैसे ए लिखा हमने, या केवल हमने ये बी लिखा, या केवल हमने सी लिखा ना, या हमने केवल स्मॉल ए लिखा, या स्मॉल बी लिखा, या स्मॉल सी लिखा। ऐसे जो हम लिखे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के क्रम कहलाते हैं। अब जैसे ही आपने सेकंड ऑर्डर की बात की तो आपने अगर लिखा ऐसे, ए बी लिखा आपने, ए स्मॉल बी लिखा, स्मॉल ए कैपिटल बी लिखा, स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा, इस प्रकार के जो गुण लिखते हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर के होते हैं। ये दो गुणों के हैं, और भी हमारी संख्या बन सकती है। जैसे दो की अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारा बी सी हो जाए, बी बड़ा हमारा सी छोटा हो जाए, छोटा बी और सी बड़ा हो जाए, और बी और सी दोनों छोटे, ऐसा भी हो सकता है हमारा। ऐसा भी हो सकता है ए और सी हो जाएं, ए बड़ा और सी छोटा, ऐसा भी हो सकता है।
छोटा ए और सी बड़ा हो जाए, या छोटा ए और छोटा सी, ऐसा होता है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये हमारे सेकंड ऑर्डर के वर्क कहलाते हैं। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो जहाँ 3 गुण आएंगे, इसमें 3 आपको लिखने होंगे। तो 3 गुणों को लिखने के लिए जैसे हमारा हो गया ए बी सी, 3 गुण हो गए, ए बी स्मॉल सी हो गया, ए स्मॉल बी सी हो जाए, ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो जाए। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल ए बी सी हो जाए, स्मॉल ए बी बड़ा सी छोटा हो जाए, स्मॉल ए स्मॉल बी और सी बड़ा हो जाए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो जाए। तो ऐसे हमने लिखा, तो ये हमारे थर्ड ऑर्डर के हैं। और 0 ऑर्डर में हमारा एन आ जाता है, एन। इस तरीके से हमारे ये जो हैं क्रम बन जाते हैं। तो अगर आप देखें तो वर्गों के क्रम या कोटियों के आधार पर फर्स्ट ऑर्डर के हमारे कुल 6 वर्ग हो गए, सेकंड ऑर्डर के हमारे कुल 12 वर्ग हो गए, थर्ड ऑर्डर के हमारे पास कुल 8 वर्ग हो गए, और 0 ऑर्डर का 1 वर्ग हो गया। तो हम देखिए 3 गुणों में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? 3 गुणों में हमारे पास कुल 27 वर्ग हो सकते हैं। तो ये हमारे वर्गों के क्रम या कोटियां कहलाती हैं। अतः अंतस्थ वर्ग, अल्टीमेट क्लासेस, समग्र के किसी गुणात्मक वर्गीकरण में सर्वोच्च क्रम के वर्ग अंतस्थ वर्ग कहलाते हैं। अगर आपके 2 गुणों वाला क्वेश्चन है तो ये जो मैंने लिखे ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 हमारे अंतस्थ वर्ग होते हैं। और अगर 3 गुणों का क्वेश्चन हमारा है तो 3 गुणों के अंतस्थ वर्ग ये 8 होते हैं, जो मैंने आपको अभी पिछली स्थिति में बताया था कि ये थर्ड ऑर्डर वाले हैं हमारे 8 हो जाते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं इनको लिखने का तरीका देख समझिए आप। ए चारों बड़ी ए हैं, ए चारों छोटी ए हैं, फिर 2 बी बड़ी 2 बी छोटी, 2 बी बड़ी 2 बी छोटी, एक सी बड़ा एक छोटा, एक सी बड़ा एक सी छोटा, एक सी बड़ा एक सी छोटा, एक सी बड़ा एक सी छोटा। ऐसे हम इन 8 को निकाल सकते हैं। अंतस्थ वर्गों की संख्या का फॉर्मूला है 2 की पावर n। अगर 2 गुणों का सवाल है आपका तो 2 गुना 2, कुल 4 अंतस्थ वर्ग होते हैं। और अगर 3 गुणों वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो 2 की पावर n, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 बार गुना कर दीजिए, तो कुल 8 अंतस्थ वर्ग होते हैं। हम इनकी संख्या से निकाल के दिखा सकते हैं। वर्गों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, 3 की पावर n। अगर आपके पास 2 गुण है तो 3 गुना 3 कर दीजिए, 3 की पावर 2, तो कुल 9 वर्ग बनेंगे। और अगर 3 गुणों का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो 3 की पावर 3, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 वर्ग बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर 2 गुणों का सवाल है आपका तो कुल 9 वर्ग आपको बनाने होते हैं, 9 आवर्तियाँ छांटनी है। और 3 गुणों का क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करना है तो कुल 27 वर्ग आवर्तियाँ आपको ज्ञात करनी होंगी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः मैं आपको 2 गुणों के क्वेश्चंस में कुल कितने वर्ग बने बता दूं। एक था शून्य कोटि का वर्ग, तो शून्य कोटि का वर्ग हमारा होता है n, और एक होता है, कुल इकाइयों को हम n कहते हैं। प्रथम कोटि के 2 गुणों का क्वेश्चन है तो a स्मॉल a, b और स्मॉल b, कुल 4 वर्ग होते हैं। और द्वितीय कोटि की अगर बात करें तो ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये भी कुल 4 होते हैं। 4 4 8 और 1 9, अर्थात कुल वर्ग हमारे 9 बनेंगे। बहुत आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इनको एक 9 स्क्वायर टेबल बना करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे ये मैंने एक 9 स्क्वायर टेबल बना दिया आपको। यहाँ हमारा n आ जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया a, ये मैंने स्मॉल a, ये b, ये स्मॉल b। तो देखिए ये a है ये b है तो यहाँ पर a b आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा a है, यहाँ स्मॉल b है तो ये a स्मॉल b आ जाएगा। इधर से स्मॉल a और ये कैपिटल B है, इधर से स्मॉल a और स्मॉल b। तो इस 9 वर्ग तालिका के द्वारा भी हम ये संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल 9 वर्ग होते हैं। 3 गुणों का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो शून्य कोटि का वर्ग हमारा होता है n, और इसकी संख्या केवल 1 होती है। प्रथम कोटि की अगर हम बात करें तो प्रथम कोटि में a स्मॉल a, b स्मॉल b, c और स्मॉल c। तो ये प्रथम कोटि के 6 वर्ग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय कोटि के वर्ग अगर बात करें आप तो ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये ए का हो गया। ठीक, इस बार से बी की निकालेंगे हम।
बी सी, बी स्मॉल सी, स्मॉल बी सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। ए सी के लिए निकालेंगे हम ए सी, ए स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल सी। तो देखिए आप देख रहे हैं इनको, ये 4 4 8 12, तो द्वितीय कोटि के कुल 12 वर्ग हमारे पास बन जाएंगे। और तृतीय कोटि के मैंने आपको बताए थे, जैसे ए ए ए ए ए ए ए ए, ऐसे हमने ले लिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था 2 बी बड़े ले लिए हमने, 2 बी छोटे ले लिए, 2 बी बड़े ले लिए हमने, 2 बी छोटे ले लिए, सी बड़ा सी छोटा, सी बड़ा सी छोटा, सी बड़ा सी छोटा, सी बड़ा सी छोटा। तो ये 8 ही हो जाएंगे। तो 12 और 8 20, 26 और 1 27, कुल वर्ग हमारे 27 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में ये वर्गों की आवर्तियाँ 2 गुणों की और 3 गुणों की तय कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो था क्लासिफिकेशन एंड नोटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। आपको मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इसको पुनः सुनिए ध्यान से, और लेक्चर समझ में आए तो आप इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए। कल का जो मैं लेक्चर आपके सामने लूँगा वो हमारी अज्ञात वर्ग आवर्तियों का निर्धारण करेंगी, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। आपको जब भी सवाल सोल्व करें इन 9 में से अज्ञात आवर्तियाँ निकालनी होंगी। इन 27 में से जितनी आपको दे रखी है उनके अलावा जितने भी अज्ञात हैं नोन, वो आपको ज्ञात करनी होंगी। तो कैसे ज्ञात करें ये आपको सीखना है। तो मेरा लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।